हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो सामाजिक विज्ञान 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबका 70 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। यकीन मानिए, यह 70 नंबर वाली वीडियो है। इस वीडियो से बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे और यह महा मैराथन क्लास की वीडियो है, जो कि हमें 70 में 65 नंबर तक हमको दिला देगी। ठीक है, और हम भी टॉपर की तरह 95% नंबर ला करके टॉप कर जाएंगे। यदि 95% नंबर लाना है तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो की खासियत क्या है, तो सारे बहुविकल्पी प्रश्न एक साथ सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न भी है। जितने इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न है सारे के सारे मैंने इस वीडियो में बताया है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी बताया है। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप पेपर में जाते हैं तो पेपर में जा करके धुआं धुआं उड़ा दोगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद पेपर में बिल्कुल ही आपको अच्छा से सामाजिक विज्ञान समझ में आएगा और अच्छा से अच्छा नंबर ला देंगे। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जितना इस वीडियो में मेहनत किया है, अच्छे तरीके से कंटेंट को लिखा है, समझाने की कोशिश की है, उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो का जो टारगेट रखा है 1000 लाइक का रखा है। 1000 लाइक इस वीडियो का मेरा टारगेट है। तो 1000 लाइक पुराना आप लोगों का कर्तव्य है। 1000 लाइक करवाइए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट ने 1000 लाइक पूरा कराने में मेरी मदद की। कमेंट के माध्यम से अपना नाम और स्थान भी लिखते जाइएगा, जिससे हमको बहुत ही उत्साह मिले और उत्साह मिलने के साथ साथ मैं आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का ही आएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788, 1790 ईस्वी, 1789 ईस्वी या 1787 ईस्वी में? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1789 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो बिल्कुल सी है सत्य है। चलिए, अब आपका दूसरा प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? आंटोवान बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम या मेत्सिनी? तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आंटोवान बिस्मार्क का, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1930 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1904 ईस्वी या 1855 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1929 में, 1924 में या 1934 में? तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सत्य हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन बी है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? रोम, ब्रिटेन,
इटली या ऑस्ट्रिया। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी इटली से, यानी कि ऑप्शन जो बिल्कुल सी है सत्य हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? यानी पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रही है उसका कारण बताना है कि कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो है अधिक सिंचाई, यानी बहुत ही ज्यादा सिंचाई हो रही है तो इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो देखिए फसलों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 3 प्रकार से। कौन कौन? एक रबी की फसल, एक है जायद की फसल और एक है खरीफ की फसल। इसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रबी वाला और खरीफ वाला। तो देखिए इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, लेकिन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना, यानी कि ऑप्शन बी है रबी की फसल, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि, इसको कहते हैं झुम कृषि के भी नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि, देखिए नाम भी थोड़ा उटपटांग है। कर्तन दहन कृषि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी झारखंड में जो कोडरमा स्थान है वो किस पदार्थ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? चलिए बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक, यानी कि ऑप्शन जो बिल्कुल सी है वो सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा कोयला, यानी कि ऑप्शन जो बिल्कुल सी है सत्य हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। 14 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो निम्न में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना एवं पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, यानी कि ऑप्शन जो बिल्कुल सी है सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या सड़क परिवहन। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन भारत में साधन का प्रमुख परिवहन माना जाता है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 7 या 8। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में मताधिकार यानी मत देने का जो अधिकार है, मताधिकार की आयु क्या है? किस उम्र से हम लोग वोट देना चालू कर देते हैं? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की जो उम्र है वो है 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या माना जाता है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर और उपयुक्त सभी। तो देखिए किसी भी देश का जब हम विकास दर को निर्धारित करेंगे तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर ठीक होना चाहिए, मतलब ये इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए, इसका आधार पता होना चाहिए। प्रति व्यक्ति औसत क्या है, ये औसत आय क्या है, इसके भी बारे में जानकारी होना चाहिए। एवं व्यक्तियों की साक्षरता दर, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, किस प्रकार का एजुकेशन, ये भी जानना चाहिए। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बातों को जानना जरूरी है, यानी सभी को आधार माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या ओटावा में? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो टिहरी बांध जो परियोजना है वो है उत्तराखंड में स्थित, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये 20 में 20 जो थे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी को। सबसे पहले लघु उत्तरी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। यह सामाजिक विज्ञान की वीडियो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक करिए और आगे बढ़िए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए, सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को मैंने लिखा है, एक एक करके पढ़ा देता हूँ। बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आने वाले ये सारे क्वेश्चन है। देखिए, पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, यानी नेपोलियन ने कौन कौन सा सुधार किया था उसका हमें वर्णन करना है। उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट था, वो विश्व के सब महानतम व्यक्तियों में से एक माना जाता था, मतलब कि बहुत वो भी महान था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया था। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। नेपोलियन ने जो सुधार किया था वो उनके सुधार जो है निम्नलिखित है। सुधार पहला, देखिए पहला है कि शासन संबंधी सुधार। शासन में क्या सुधार था नेपोलियन का? तो नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसका शासन कैसे था? तो व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांत पर आधारित था। देश की अराजकता मतलब कि गंदी चीजें जो बदमाशी होती है या दबंगई होती है, वो सारी चीजों को समाप्त करने के लिए शासन पर केंद्रीकरण कर दिया था, यानी कि उसका शासन जो है बहुत अच्छा से चल रहा था, सुशासन था। दूसरा सुधार क्या था? आर्थिक सुधार। तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई थी। उन्होंने धन दौलत के सुधार के लिए क्या किया था? द बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। कहाँ पे? पेरिस में। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया था। मादक द्रव्य यानी कि जो नशीले चीज है, यानी नमक है, उन सब पर भी कर लगाया था ताकि आर्थिक सुधार किया जा सके। मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोर बाजारी और सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया था। आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने इतना सारे प्रयास किया था। नेपोलियन का 3 नंबर सुधार क्या है? धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया था, यानी कि वो सारे धर्मों को स्वतंत्रता दिया था, सारे धर्म के लोग अपने अपने अच्छे तरीके से रह सके। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेपोलियन के ये भी शासक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए, क्वेश्चन 4 नंबर सुधार है कि शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार नेपोलियन का क्या है? तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, यानी राष्ट्रीय शिक्षा की नींव कहाँ डाला था? तो फ्रांस में। और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी ये सुधार किए थे। तो देखिए, नेपोलियन के किए गए 4 सुधार का वर्णन हो गया। कौन कौन से? अच्छे से आपको हेडिंग याद रखना है। शासन में सुधार किया था, आर्थिक सुधार किया था, फिर धार्मिक सुधार किया था, और चौथा है एजुकेशन यानी शिक्षा संबंधी सुधार किया था। तो नेपोलियन के ये 4 सुधार हुए थे। यदि आप इन चारों हेडिंग को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये आपके क्वेश्चन अच्छा से बन जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि लघु उत्तरी वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उस प्रक्रिया को हमें संक्षेप में बताना है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। देखिए, इसका उत्तर क्या है? तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, यानी कि जर्मन के लोग थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं थी, वो बहुत ही अधिक तरीके से व्याप्त थी, यानी फैली हुई थी, यानी कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। कौन से लोग थे? तो वो मध्यम वर्ग थे, ठीक है। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दिया था। उनका प्रथा
उनका प्रथा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाल लिया था। वहां के प्रसा से जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को संभाल लिए थे। उसका मुख्यमंत्री अंटवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। अंटवान बिस्मार्क, जो अभी भी बहुविकल्पी में पढ़े, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जनवरी 1871 में वर्सराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ये जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त वर्णन था। आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक है और एक इटली वाला है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था? भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या हुआ? तो रॉलेट एक्ट समझिए, रॉलेट एक्ट था क्या? तो देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देख लिए, रॉलेट एक्ट कितना ही भारतीयों के लिए बुरा था, यानी हम लोग के लिए उस समय बुरा रहा होगा। क्या था जी? तो 1919 में पारित एक ऐसा कानून था, इसे काला कानून भी कह सकते हैं हम लोग, जिनमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके जो 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। ये रॉलेट एक्ट था। ठीक है, इसके परिणाम क्या थे? तो देखिए, परिणाम थे कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किसके कारण? तो ये रॉलेट एक्ट के कारण। ये परिणाम के स्वरूप ये सारी चीजें हुई। अब देखिए, विरोध कैसे हम लोग किए थे रॉलेट एक्ट का? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया गया था? तो भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। पहला, देखिए, विभिन्न महाशहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। विभिन्न शहर थे, उनमें रैली और जुलूसों के माध्यम से इसका विरोध किया गया था। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया था। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे शहरों में दुकानों को क्या कर दिया गया था? तो बंद कर दिया गया था। तो ये था कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या हुआ, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे ये भी वीआईपी क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन भी वीआईपी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। लघुत्तरी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? मतलब सत्याग्रह के विचार से हम लोग क्या समझते हैं? तो देखिए, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह से मिलकर के बना है। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है? तो सत्य की शक्ति पर आग्रह करना तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। देखिए, कौन कौन से किए हैं? गांधी जी के क्या विचार थे सत्याग्रह को लेकर के? तो पहला है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय मतलब गलत चीजों के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी मानते थे कि यदि आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो आपको शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा उनका क्या विचार था? तब प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध मतलब कि हम लोग जो बदला लेने की भावना रखते हैं, प्रतिशोध की भावना या आक्रमणा का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अहिंसा माने बिना मार काट के सहारा भी हम लोग सफल हो सकते हैं। सत्याग्रह के ये दूसरा उनके विचार थे। तीसरा विचार क्या थे? इस संघर्ष में अत्यंत सत्य के ही जीत होती है। गांधी जी का मानना था कि जब संघर्ष होता है तो ऐसे संघर्षों में केवल सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जो अहिंसा का धर्म है हम लोगों में यूनिटी ला देगा। तो ये थे सत्याग्रह के विचार। सत्याग्रह का मतलब क्या है और सत्याग्रह के विचार क्या है, इन सारे चीजों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सत्य के लिए किए जाने वाला आग्रह ही सत्याग्रह है। ठीक है, गांधी जी के 3 विचार थे, तीनों विचारों को आप लोगों ने एक एक करके पढ़ लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे
5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। 3 राज्य का नाम बताना है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 3 राज्य का नाम बताना है जहां पे काली मिट्टी भी पाई जाती है और इस पर मुख्य फसल कौन कौन से है या कौन कौन से उगाए जाते हैं, ये बताना है हम लोगों को। चलिए सबसे पहले इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। रेगर मृदा किसको कहते हैं? तो काली मृदा को कहते हैं। यह लावा जनक सैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, देखिए 3 राज्य बताना था, पहला हो गया महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझा जाता है। यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या समझा जाता है? तो उचित समझा जाता है। यह इसमें मुख्य रूप से कपास की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझा जा सकता है। इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, हो ही गया। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस पर मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है और यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। इस प्रकार से ये भी वेरी सारे क्वेश्चन भी है, वीआईपी है। पूरे बुक से विश्लेषण करके एक एक करके अच्छे तरीके से लिख रखा है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक करते जाइएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है लघु तरीका। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा का जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्रों में क्या क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन पहले समझिए, मृदा अपरदन है क्या? तो मृदा जो कटती है या वो जो कट करके बहने की प्रक्रिया है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन कई कारणों से होता है, एक तो मानवीय कारण है, दूसरे में प्राकृतिक कारण है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के निम्नलिखित तरीके अपनाएं। ठीक है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं? सबसे पहला तरीका क्या है? तो पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्चय जुताई भी कहा जाता है। दूसरा तरीका क्या है मृदा अपरदन रोकने का? तो दूसरा तरीका है कि पर्वतीय ढालों पर श्रेणीदार खेत बना करके और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा श्रेणीदार खेती कृषि काफी विकसित है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बना करके जल प्रवाह को समुचित ढंग से रोका एवं खेती के कामों में लगाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिका को फैलाव को रोकते हैं। जो मृदा रोधक बांध होते हैं वो अवनालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए कदम उठा सकते हैं, तीनों कदम। तो आप लोग समझ भी गए मृदा अपरदन क्या है और इसके रोकने के लिए क्या क्या हमें कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्या है और महामंदी के कारण क्या क्या थे, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। आर्थिक महामंदी यानी धन दौलत की महामंदी, ऐसा महामंदी जिसका रुपये पैसे से संबंध हो। ठीक है, खेती बाड़ी से संबंध हो। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई थी? तो 1929 ईस्वी में इसे आर्थिक महामंदी कहा गया था और 1929 में प्रारंभ हुई थी। इसके प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण समझिए, तो औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन दो देश थे, इन्होंने आपस में ही संघर्ष करके उत्पादन कार्य मतलब बहुत ही उत्पादित होने वाला जो मतलब कि बहुत सारे पदार्थों को बहुत जल्दी जल्दी ये लोग क्या करने लगे, बनाने लगे। 1930 ईस्वी तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ही नहीं रहा। यानी 1930 तक इतनी सारी चीजें उत्पादित कर दी गई जिसका हम लोग उस समय क्रय विक्रय ही नहीं हो पाया था, खरीदारी ही नहीं हो पाया था। दूसरा महामंदी का कारण समझिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। यानी कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे अनाज उस समय बहुत तेज गति से उगाए जा रहे थे, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से बहुत सारे उगाए जा रहे थे।
देखिए, किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन कर दिया, यानी कि किसान समझे कि हमारी जो आय घट रही है, तो इसलिए हम अधिक से अधिक अच्छे तरीके से ज़्यादा फसल बोए, यानी कि अपना उत्पादन बढ़ा दिए, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। देखिए, पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं और आप और ज़्यादा उगाएँगे तो कीमत तो घटेगी ही, क्योंकि खरीदने वाला कोई होगा नहीं और आप ज़्यादा से ज़्यादा उगाते जाएँगे तो होगा क्या? तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था? तो यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। इसके कारण महामंदी के कारण क्या हो गए थे? यूरोप के कई बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। आर्थिक महामंदी में कई देशों के जो मुद्रा थे, पैसे थे, उनकी कीमतें गिर गई थी। चौथा है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। अमेरिका के शेयर बाजार में महामंदी के कारण क्या हुआ था? तो शेयर के जो कीमत थे गिर गए थे और इसकी वजह से वहां पे लाखों व्यापारी थे, उनके दिवाला निकल गया, मतलब कि वो लोग कंगाल हो गए, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था। तो देखिए, ये थे महामंदी के कारण की व्याख्या। महामंदी 1929 में हुई थी, फिर से याद कर लीजिए। इसे आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी और इसके प्रमुख कारण कौन थे? एक तो औद्योगिक क्रांति, कृषि में अधिक उत्पादन, तीसरा है कि बैंकों का धराशायी होना और चौथा इसके कारण क्या हो गए थे? तो अमेरिका के शेयर बाजार गिर गए थे और शेयरों में कमी आ गई थी और वहां के जो लाखों व्यापारी थे उनका दिवाला निकल गया था, यानी कंगाल हो गए थे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 8। जैव विविधता क्या है? इसे अच्छे तरीके से समझना है। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, इसे हम लोग वर्णन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता। जैव विविधता को समझिए। तो जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली भिन्नता है, यानी विविधता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। सतत प्रक्रिया का परिणाम है, जो भी अरबों वर्षों से घटनाएं घटित हो रही है, इसका परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। पर्यावरण के ह्रास के कारण जैव विविधता का क्या हुआ है? क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकट ग्रस्त है। मतलब जीवों की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब धरती पर नहीं रही, वो लुप्त हो गई है और बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अब संकट में पड़ गई है, आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसका निम्न उदाहरण समझिए। बाजों की संख्या, चीलों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों में आते जा रहे हैं। चलिए, मानव जीवन के लिए महत्व। जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समझिए। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव से अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों को पालतीकरण कर लिया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। जैव विविधता का क्या महत्व है भाई? तो हम लोगों ने जैव विविधता के कारण उत्पत्ति काल से ही हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव जंतुओं को भोजन, आवास, परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है। जैव विविधता के उपभोग के दृष्टि से ही हम लोगों ने बहुत सारे प्राणियों, पौधों को पालतूकरण कर लिया है, यानी अपने तरीके से पशुओं को पाल रहे हैं, पौधों को अपने तरीके से उगा रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। तो ये था जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता क्या है। दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन से लिया गया है, चाहे वह इतिहास से संबंधित हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो। ठीक है, सारे चैप्टर से इसमें पूरा कवर किए हैं, पूरे बुक को। भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं बताइए। भारत में जो खेती होती है उसकी 3 विशेषताएं बताना है, क्या क्या है। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक पर निर्भर, मतलब हमारी कृषि
ज़्यादातर नेचर पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। हम लोग किस पर निर्भर है? तो नेचर पर निर्भर है, प्राकृतिक पर निर्भर है। प्राकृतिक वर्षा देती है तो भारत में कृषि अच्छा होती है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी नियमित मात्रा में प्राप्त होता है। यानी वर्षा अच्छा होती है तो भारतीय कृषि अच्छा होगी। पहली विशेषता यह है कि हम लोग प्राकृतिक पर निर्भर है। दूसरा, कृषि की निम्न उत्पादकता, मतलब भारत में जो कृषि है वो उसका दर जो है कम है, मतलब थोड़ा थोड़ा उग पाता है। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है, माने अन्य देशों से हम लोग कम उत्पादन कर पाते हैं। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। यानी हमारे किसानों की उत्पादकता आय कितना है भाई? तो हम लोग केवल कृषि से प्रत्येक किसान $105 पूरे वर्ष भर में ही कमा पाता है या एकत्रित कर पाता है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। तो ये भारतीय कृषि के जो 3 विशेषताएं हैं, कौन कौन? प्राकृतिक पर निर्भर, दूसरा कृषि की निम्न उत्पादकता, और तीसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हेडिंग है अच्छे तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ताकि हम लोग का भारतीय कृषि से संबंधित कोई विशेषताएं लिखने को आ जाए तो हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 लघु तरीका समझिए। जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता हमें समझना है। जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। माने जल का जो हमारे पास विशाल भंडार है, नवीनी गुण होते हुए भी यदि हमें जल की महसूस होती है, जल की कमी महसूस होने लगती है, तो इसे जल की दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। विभिन्न क्षेत्र हैं जहां जल की कमी है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बढ़ती जनसंख्या, ये भी एक कारण है। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है? हमें अनाजों की आवश्यकता है, और अनाज उगाने के लिए हम लोग सिंचाई कार्य में भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। किसका? जल का। तो जल दुर्लभता का एक कारण बढ़ती जनसंख्या भी हो रही है। दूसरा है जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण यानी जल का नियमित रूप से हर जगह पर उपलब्ध न होना। भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, जहां पे हमेशा सूखा पड़ता रहता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत सारा सूखा पड़ता रहता है, वहां पे वर्षा कम होती रहती है, वहां पे जल की दुर्लभता हम लोग देख सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा कारण क्या है? तो निजी कुएं या नलकूप। निजी कुएं या नलकूप, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर नीचे गिर रहा है। मतलब बहुत सारा जो किसान हैं वो निजी कुएं एवं नलकूप का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए ज्यादा पानी का दुरुपयोग कर दे रहे हैं। उससे क्या हो जाता है? तो जल क्षेत्र जो है या जल का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है। तो जल दुर्लभता के ये तीनों प्रमुख कारण थे। कौन कौन? बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है जल का असमान वितरण, और तीसरा है निजी कुएं या नलकूप। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे है। ये सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है। अब एक एक करके समझिए। दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद, संघवाद को अच्छे से समझिए। संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद क्या है? तो सरकार का ही एक प्रारूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण है और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघवाद की विशेषताएं, तो संघवाद की विशेषताएं सबसे अच्छे तरीके से समझिए एक एक करके। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली है। जो भारत की सरकारें हैं 2 स्तर वाली है या 2 से अधिक स्तर वाली है। दूसरा देखिए, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है।
यहाँ पे दो सरकारें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, एक तो केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, लेकिन दोनों ही सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है। पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। दोनों सरकारों का अपना अपना क्षेत्र है, दोनों सरकारें अपने अपने लिए अलग अलग प्रकार से जो कानून बनाना है, कर वसूलने की प्रक्रिया है और प्रशासन को अपने तरीके से चलाना है। चलिए, तीसरा है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संविधान का जो प्रावधान है कोई भी सरकार अकेले उसे नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों के सहमति से ही हो सकते हैं। यानी दोनों स्तर की सरकारें जब सहमत होगी तो संविधान के कोई प्रावधान को बदला जा सकता है। चलिए, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। और पांचवा है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा समान करना। तो देखिए, ये था संघवाद, संघवाद था और ये इसके 5 विशेषताएं थे। कौन कौन? संघवाद क्या है भाई? तो संघवाद सरकार का ही एक स्वरूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीकरण, प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघवाद की विशेषताएं 5 थे, पांचों को एक एक करके अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। विस्तृत उत्तरी का ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, विस्तृत उत्तरी का दूसरा। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, इसे अच्छे तरीके से वर्णन करना है। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो इस प्रकार से। सबसे पहला क्या है, तो इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में क्या था, तो इटली जो है अनेक वंशानुगत राज्यों एवं बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। इटालवी जो भाषा थी संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक संस्थानों पर इनके रूप प्रचलित थे, इनके रूप अलग अलग थे। चलिए, अगला है 3 नंबर। 1830 के दशक में जियोस्पे मेस्सीनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और यंग इटली नामक संगठन स्थापित किया। 4 नंबर देखिए, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जियोस्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया। पांचवा है, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित कर दिए। और छुआ प्रक्रिया क्या है, तो 1861 में विक्टर इमेनुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हो गया। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। तो चलिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के सारे वर्णन थे, एक एक करके अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए और याद करके एकदम अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। सारे पॉइंट को विस्तृत तरीके से समझिए, पढ़िए, ताकि जा करके बोर्ड परीक्षा में एकदम एक एक करके अच्छे से लिख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर विस्तृत तरीका 3 नंबर पढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के जितने स्रोत है उसे अच्छे तरीके से बताइए या समझाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे क्या, ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत समझ लिए, या गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः हम लोग पूर्ति संभव कर पाते हैं, गैर परंपरागत या नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। चलिए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है आदि है। सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगा, पुनः प्राप्ति के दृष्टि से पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अब समझिए सौर ऊर्जा है क्या, एक एक ऊर्जाओं को अच्छे तरीके से पढ़िए। सौर ऊर्जा, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा क्या है, तो धूप है, धूप को हम लोग विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करने जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। समझिए पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से समझिए पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों की सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में होता है। पवन ऊर्जा के लिए इतना समझ लीजिए, ये हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे। चलिए, बायोगैस। बायोगैस क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस कैसे उपयोग होती है? तो देखिए, ग्रामीण इलाकों के झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके उपयोग करके बायोगैस का निर्माण होता है और इस गैस का उपयोग अधिकतर घरेलू उपयोग हेतु होता है। चलिए, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा समझिए, ऊर्जा का भी एक स्रोत है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है भाई? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए इस क्वेश्चन का। पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत समझ लिए और ऊर्जा के कौन कौन से ऊर्जाएं होती हैं सबका एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ लिए। चलिए, अब विस्तृत उत्तरी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है लेकिन फिर भी इस वीडियो को लाइक करिएगा और अंत तक देखते आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके एक एक विश्लेषण करके लिखा है। चलिए, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और इसके 4 लक्षण कौन कौन से हैं, या बताइए, इसको आपको समझाना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। चलिए, भारतीय की संघीय व्यवस्था कैसी है? तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। 2 स्तर पर यहाँ पे शासन होता है। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ राज्य और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तीसरा स्तर कौन से जोड़ा गया भाई? तो बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारत में संघीय व्यवस्था का दूसरा चरण क्या है? तो यहाँ का संविधान है वो कठोर है, कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। संविधान में परिवर्तन आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा मंजूरी लेना पड़ेगा। चलिए, शक्तिशाली न्यायपालिका। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली न्यायपालिका को भी रखा गया है। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। वित्तीय स्वायत्तता। देखिए, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाहना और संसाधन को जमा करने का अधिकार है। केंद्रीय संघवाद। केंद्रीय संघवाद क्या है? तो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार के सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहते हैं। भारतीय संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो एकीकृत संघवाद के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारें 2 होने के बाद भी केंद्र सरकार का ज्यादा महत्व है, ज्यादा शक्ति दे दिया गया है। तो ये थे सारे के सारे, देखिए सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिख रखा है, आप लोगों के लिए लिख रखा है। इसमें मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अक्षय क्लासेज।